देवता नगरी। दिल के हाथों मजबूर होकर एक मावराई मखलूक की लर्जब रांदम करती शाहकार कहानी। मुसन्निफ शकील नियाजी। और कितना सफर बाकी है? इस सफर में ही हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैनी ने अपनी पसलियों पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, अगर हम सूरज निकलने तक चलते रहे तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। टायरस ने कहा। अगर जंगल खत्म हो गया तो खुले मैदान में वो हमें और आसानी से मार सकेंगे, मार्गस ने मुंह बना के कहा। नहीं, शिकार सिर्फ जंगल की हदूद तक होता है, उससे आगे नहीं होता, टायरस बोला। क्या मतलब? इस जंगल से निकलते ही हम आजाद होंगे? जेनी ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अगर जिंदा रहे तो देवता ये शिकार पिछले कई हजार सालों से खेलते आ रहे हैं और आज तक कोई भी इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं आया, टायरस ने कहा। तो जेनी का खिला चेहरा फिर से मुरझा गया। तो टायरस को अपने लफ्जों की सख्ती का अंदाजा हो गया। लेकिन बेफिक्र रहो, वो सब मारे गए, क्योंकि उनके साथ टायरस नहीं था। टायरस ने मुस्कुरा के कहा तो जेनी भी मुस्कुरा पड़ी। सुबह होने में कितनी देर बाकी है? मार्गस ने कहा। बस होने वाली है, टायरस ने कहा और फिर फौरन ही रुक गया और इर्द गिर्द तेज नजरों से देखने लगा। फिर उसने जल्दी से मार्गस को कंधों से पकड़ा। मेरी बात गौर से सुनो, इस पर अमल करना। हर देवता का अपना एक मखसूस हथियार होता है। जैसे मेरा हथियार ये कमान और तीर है। ये कमान और तरकश तुम रखो, इन तीरों का निशाना कभी खता नहीं होता। ये गन मुझे दे दो और इस रास्ते पर सीधे चलते रहो। सूरज निकलते ही तुम जंगल से बाहर होगे, टायरस बोला। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? मार्गस ने परेशान होकर कहा। मुझे थीसिस के घनावने वजूद का इर्द गिर्द एहसास हो रहा है। मैं उससे यहाँ रोके रखना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, टायरस ने कहा। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम हमारे साथ चलोगे, मार्गस ने उसे बाजू से पकड़ के कहा। बेवकूफ मत बनो, अगर मैं यहाँ नहीं रुका तब हम सब मारे जाएंगे, समझे? वो मेरा भाई है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, टायरस ने कहा। तो मार्गस उसे खाली नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहां से फौरन, टायरस चिल्लाया। ठीक है, हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन तुम भी जल्द आ जाना, मार्गस ने कहा और जेनी को लिए जाने के लिए मुड़ा। एक मिनट रुको, टायरस ने कहा तो मार्गस रुक गया और टायरस ने आगे बढ़ के उसे गले लगा लिया। टायरस की आंखें भर आईं। तुम बिल्कुल अपनी मां जैसे हो, टायरस ने कहा और फिर उसे धक्का देकर खुद से जुदा कर दिया। अब जाओ यहां से, टायरस ने कहा तो मार्गस सर हिलाता हुआ जेनी के साथ दौड़ पड़ा और टायरस इन्हें इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो दोनों उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाते टायरस ने तवील सांस लिया और मशीन गन का बुलेट लगा के बोला। बहुत हो गई ये छुपन छुपाई, अब तुम सामने आ सकते हो थीसिस, उसने कहा तो खुश्क पत्तों की आवाज पैदा हुई और दरख्तों के झुंड में से थीसिस बाहर आया। कैसे हो भाई? लगता है मुझसे काफी खौफजदा हो, इसलिए तुम इस लड़के को कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, थीसिस ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैंने ये झूठ जरूर बोला है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता। तुम महज एक दरिंदा हो जिसे जिंदगियों के चिराग बुझाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, टायरस ने कहा तो थीसिस हंस पड़ा। तुमने ठीक कहा है छोटे भाई, काश तुम्हारे पंख सलामत होते तो तुमसे लड़ने में और मजा आता, थीसिस बोला। बेफिक्र रहो, मैं बिना पंख के भी तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, टायरस बोला। तो थीसिस उड़ के उस पर हमलावर हुआ। थीसिस ने फौरन एक जानिब छलांग लगा दी और उसके साथ ही गन की मदद से उस पर फायर खोल दिया। जंगल मशीन गन की तरतराहट से गूंज उठा, मगर थीसिस की रफ्तार तेज होने की वजह से एक गोली भी उसे छू ना पाई। थीसिस ने कुल्हाड़ा संभाला और एक बार फिर उस पर हमला किया और टायरस एक बार फिर साइड पर होकर उसका वार बचा गया। उसने उड़ते हुए थीसिस का पंख पकड़कर आगे दोनों हाथों की ताकत से घुमा के एक दरख्त से दे मारा तो थीसिस ढेर हो गया। टायरस ने मशीन गन जमीन से उठाई और उसका रुख जमीन पर पड़े थीसिस की जानिब किया। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, एक तलवार उसकी कमर में घुसती हुई उसके सीने के पार हो गई। टायरस ने हैरानगी से मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, सलीना थी। काश तुमने मुझे उसी वक्त मार दिया होता तो अब यूं मेरे हाथों से ना मरते, सलीना ने कहा। टायरस ने देखा कि उसका बायां हाथ कटा हुआ था। टायरस ने आगे बढ़ के अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। तलवार अब भी टायरस के वजूद से आर पार हुई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्ती थी कि सलीना को अपना वजूद मिटता हुआ महसूस नजर आने लगा। कि अचानक थीसिस पीछे से उठा और उसने कुल्हाड़े के एक ही वार से टायरस का वजूद दो टुकड़े कर दिया और उसका बेजान वजूद जमीन बोस हो गया, जबकि सलीना अपने एक हाथ से अपना गला मसलने लगी। पहाड़ों पर सुर्ख रंग की रोशनी फैलने लगी तो मार्गस और जेनी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा।
उनके कदमों की रफ्तार और तेज हो गई। अब जंगल भी घना नहीं रहा था। आखिरकार उन्हें जंगल की हदूद खत्म होती हुई नजर आने लगी। मार्गस, अचानक जेनी ने उसे पीछे से पुकारा तो मार्गस रुक गया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो जेनी झुक के अपने घुटने पकड़ के खड़ी थी। मार्गस ने उसके कंधों पर हाथ रखा। क्या हुआ जेनी? हिम्मत करो, हम मंजिल के करीब हैं। मार्गस ने इतने कहा था कि जेनी एकदम सीधी हुई और उसने एक छोटे साइज का खंजर मार्गस के पेट में घोंप दिया। मार्गस हैरत भरी नजरों से अपने पेट में होने वाले सुराख पर हाथ रखे उसे देखने लगा। हैरत हुई है ना? मुझे ये हैरत बहुत पसंद है। जब किसी मर्द के चेहरे पर मैं ऐसी हैरत देखती हूं तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे कितनी खुशी होती है। जेनी ने खंजर हाथ से में मजबूती से पकड़ के एक बार फिर उसके पेट में घोंपते हुए कहा, तुम्हारा साथी टायरस ठीक कहता था। देवता वाकई बहादुर और जंगजू लोगों का शिकार करना पसंद करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई फौजी हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। हाँ, अलबत्ता तुम जैसे मर्दों का शिकार करना मेरा मशगला है। मैंने अब तक 99 शिकार किए हैं। हा हा हा, मजाक कर रही हूं, गिनती 100 से ऊपर की है। सेंचुरी तो मैं कब की कर चुकी हूं। तो मुझे तारीख की सबसे कामयाब और ना पकड़ी जाने वाली सीरियल किलर कह सकते हो, और इसका सारा क्रेडिट मेरी गजब की अदाकारी को जाता है। जब लोग मेरी मासूम शक्ल को देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि मैं चिड़िया भी मार सकती हूँ। यही वजह है कि मैं आज तक पकड़ी नहीं गई। इस जंगल में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, मगर देवताओं ने मुझे यहाँ शिकार करने का मौका ही ना दिया। इसलिए अब तो मैं यहाँ मार के अपनी आदत पूरी कर रही हूँ। यह खंजर इस असलहे के बॉक्स से मैंने इसलिए सबसे नजरें बचा के उठाया था ताकि किसी को तो शिकार कर सकूं, जैनी ने कहा। मार्गस नकात की वजह से घुटनों के बल गिरा। उसके हाथ से टायर्स की दी हुई कमान भी गिर चुकी थी। ओहो, एक तो तुम मर्द भी ना, 2 जख्म लगने के बाद अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पाते और खुद को मर्द भी कहते हो। चलो जो भी है, अब बाकी का सफर मैं अकेले कर लूंगी, मगर बेफिक्र रहो, तुम्हें यूं तड़पता नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा काम तमाम करके जाऊंगी। जेनी ने बात के आखिर में गुर्रा के कहा और मार्गस को बालों से पकड़ के उसके गले पर खंजर फेरने लगी ही थी कि मार्गस ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले जेनी को कुछ समझ ना आई। किसी ने एक लंबा खंजर उसकी पीठ में उतार दिया। जेनी हैरानगी से मुड़ी तो उसके सामने ग्लोरिया खड़ी थी। उसने एक बार फिर खंजर जेनी के सीने में उतार दिया। जेनी का वजूद फड़फड़ाने लगा, मगर ग्लोरिया ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था, इसलिए वो गिरी नहीं। इस जंगल में सिर्फ देवता ही शिकार कर सकते हैं, तुम्हें इसका कोई हक नहीं, ग्लोरिया ने हकारत से कहा और खंजर जेनी की गर्दन पर फेर के उसे छोड़ दिया तो उसका वजूद किसी ज़बाशुदा जानवर की तरह तड़पने लगा और फिर चंद लम्हों में उसकी आंखें हमेशा के लिए बेजान हो गईं। अब ग्लोरिया मार्गस की जानिब बढ़ी। मार्गस उसे अपनी जानिब आता देख रहा था और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें भी बंद हो गईं, शायद हमेशा के लिए। मार्गस के चेहरे पर जब पानी के छींटे पड़े तो उसकी आंख बेख्तियार खुल गई। उसने देखा कि वो जंगल से बाहर घास पर लेटा हुआ था और ग्लोरिया उस पर झुकी हुई थी। ये देखकर मार्गस ने घबरा के उठना चाहा तो ग्लोरिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे लेटे रहने का इशारा किया। लेटे रहो, तुम्हारे जख्म अभी भी ताज़ा हैं, हिलने जुलने से दोबारा खुल जाएंगे। ग्लोरिया के मुंह से अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज सुनकर मार्गस हैरान रह गया। क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? मार्गस ने अपने जख्मों को सहलाते हुए कहा। अगर तुम अपनी जान बचाने की वजह जानने की बात कर रहे हो तो ये मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहां तक इस लड़की को मारने की बात है तो मैंने उसे उसके किए की सजा दी है, ग्लोरिया ने कहा तो मार्गस तंजिया अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? ग्लोरिया ने कहा। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि हजारों इंसानों की जान लेने वाली एक वहशी दरिंदा ने एक मामूली कातिला को उसके किए की सजा दी, हालांकि वो इससे कहीं ज्यादा जाबिर और जालिम है। मार्गस ने ग्लोरिया की जानिब हकारत से देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर इसने जो किया मुझे उसका अंदाज पसंद नहीं आया। मैं हमेशा सामने से हमला करती हूँ, किसी की हमदर्द बनकर उसकी पीठ पीछे झुरा नहीं घोंपती, ग्लोरिया ने सपाट लहजे में कहा। यानी तुमने इसलिए मेरी जान बचाई कि तुम एक जख्मी, बेबस और लाचार आदमी पर हमला नहीं करना चाहती थी। अब तुम चाहती हो कि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं ताकि फिर मेरा शिकार करके तुम्हारे नफ्स को तस्कीन हासिल हो, मार्गस ने कहा तो ग्लोरिया उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सलीना उड़ती हुई इनसे कुछ फासले पर आन उतरी। ग्लोरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलीना ने सख्ती से ग्लोरिया को मुखातिब किया तो ग्लोरिया घबरा के जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं, ये जंगल से बाहर मुझे जख्मी हालत में मिला तो इसे देखने लगी थी, ग्लोरिया ने जल्दी से कहा। इतने में थीसिस भी उतर आया। उसके हाथ में अब भी वो खून आलूद कुल्हाड़ा मौजूद था। तो अब तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? मार डालो इसको भी, थीसिस ने कहा। मगर ये जंगल की हदूद से बाहर आ गया था, इसे कैसे मारती? ये असूल के खिलाफ बात होती, ग्लोरिया ने नजर चुरा के कहा।
असूल होते ही तोड़ने के लिए हैं। अब इसे मार डालो और किस्सा खत्म करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर ये काम थीसिस करेगा। सलीना ने कहा तो ग्लोरिया बुरी तरह घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर सलीना के चेहरे का रंग बदल गया। थीसिस, उसने चिल्ला के थीसिस को मुखातिब किया तो वो अपना कुल्हाड़ा तोलता हुआ मार्गस की जाने बढ़ा। रुक जाओ, उनके कानों में आवाज पड़ी तो वो सब चौंक उठे और मुड़ के देखा तो वहां पर साइरस खड़ा था। ग्लोरिया ठीक कह रही है, इसे मानना असूल के खिलाफ है। अगर हम अपने ही बनाए हुए असूल तोड़ने लगे तो हमें और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। असूल यह है कि जो भी इस जंगल से बाहर आ गया उससे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। यह अलग बात है कि हजारों सालों के बाद ये वाहिद इंसान है जो जिंदा इस जंगल से बाहर आया है। लेकिन सलीना ने कुछ कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, हम पहले की तरह हर असूल की पासदारी करेंगे, समझ गए? साइरस ने कदरे सख्त लहजे में कहा तो सलीना होठ चबाने लगी और फिर एकदम अपने पर सुकेड़ के फिजा में तेजी से बुलंद हो गई और फिर देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गई। उसकी जाती थीसिस ने भी तकलीद की और उड़ता हुआ वहां से चला गया और मार्गस इन दोनों बाप बेटी को हैरत से देखने लगा। मैजियूस के महल में एक बड़े से कमरे में पलंग पर लेटे हुए ग्लोरिया के बारे में सोच रहा था। वो बिलाशुबा इंतहाई हसीन लड़की थी। उसको देखकर किसी भी इंसान का दीवाना हो जाना लाजमी अमर था। अगर वो इस दुनिया में होती तो वहां हर नौजवान उसे ही पाने की तमन्ना करता। मगर मार्गस को इसकी हकीकत का इल्म था कि वो आम इंसान नहीं है, वो एक देवी है जिसकी उम्र सदियों पर मुहित है। इसलिए मार्गस उसकी हमदर्दी को देखकर अपने दिल में कोई भी गलतफहमी नहीं पालना चाहता था। उसे इस बात का भी अंदाजा था कि टायरस अब इस दुनिया में नहीं रहा था और इस बात का उसे सबसे ज्यादा अफसोस था। फिर जैनी के धोखे ने तो जैसे उसके से हर किसी का एतबार छीन लिया था। साइरस और ग्लोरिया उसे इस महल में लाए थे, वो भी सलीना और थीसिस के इख्तिलाफ के बावजूद। यही वजह थी कि वो इनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस जंगल में इनके लिए मार्गस का खात्मा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो इन्हें सोचों में गुम पलंग से टेक लगाए बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और ग्लोरिया अंदर दाखिल हुई। आज पहली बार मार्गस ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो मुस्कुराने की वजह से और भी ज्यादा हसीन लग रही थी और आराम आराम से कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ी। उसके पर सुकड़े हुए हालत में साकिन थे। वो इसके साथ पलंग पर बैठ गई तो मार्गस भी थोड़ा सा सीधा होके बैठ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ग्लोरिया ने सवालिया अंदाज में कहा। पहले से काफी बेहतर हूं और इसके साथ ही आपका बेहद शुक्रगुजार भी हूं, मार्गस ने मुस्कुरा के कहा। शुक्रगुजार किस बात के लिए? ग्लोरिया ने मासूमियत से कहा तो मार्गस के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आपने दरअसल दोबारा मेरी जान बचाई है। पहली बार जैनी के हाथों मरने से बचाया और दूसरी बार अपनी। मार्गस कहते कहते रुक गया क्योंकि उसे लगा कि शायद अपनी मां का नाम सुनकर उसके मुंह से सुनकर ग्लोरिया को बुरा लगेगा। मैं जानती हूं मेरी मां तबीयत की थोड़ी सख्त है मगर दिल की बहुत अच्छी है, ग्लोरिया ने कहा। दिल की तो आप भी बहुत अच्छी हैं, मार्गस ने कहा तो ग्लोरिया उसे गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो? मार्गस ने उसकी नजरों का मफहूम ना समझते हुए कहा। देख रही हो कि तुम इंसान कितने जज्बाती होते हो, ग्लोरिया ने धीरे से कहा। जज्बात इंसानों में क्या जानवरों तक में होते हैं। हाँ, अंदाज जरूर हर जज्बे का अलग होता है, मार्गस ने कहा। तुम्हारे जज्बे का अंदाज कौन सा है? ग्लोरिया ने उसकी आंखों में झांक के कहा। उससे पहले कि मार्गस कोई जवाब देता दरवाजा खुला और सलीना अंदर दाखिल हुई और ग्लोरिया को खा जाने वाली नजरों से घूरा तो ग्लोरिया घबरा के उठकर खड़ी हो गई। ग्लोरिया तुम जाओ यहां से, सलीना ने सर्द आवाज में कहा तो ग्लोरिया चुपचाप से झुकाए वहां से चली गई और सलीना ने उसकी जाती मार्गस को मुखातिब किया। उम्मीद है कि तुम 1-2 रोज तक मुकम्मल ठीक हो जाओगे और इसके बाद तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौटा दिया जाएगा, सलीना ने कहा। मगर साइरस ने कहा था कि मैं, मार्गस ने कहना चाहा तो सलीना ने तेजी से उसकी बात काट दी। हरगिज नहीं, साइरस जो तुम्हें यहाँ रखना चाहता है मैं वो हरगिज होने नहीं दूंगी। तुम्हें यहाँ से हर हाल में जाना होगा क्योंकि मैंने अपना एक हाथ तुम्हारी वजह से खो दिया है। अब अपनी बेटी को हरगिज खोना नहीं चाहती, समझे? सलीना ने तेज लहजे में कहा और तेजी से बाहर को निकल गई, जबकि मार्गस हैरत से बंद दरवाजे को देखता रह गया। 2 रोज बाद मार्गस चलने फिरने के काबिल हो गया। इस रोज के बाद उसका ग्लोरिया या सलीना से सामना नहीं हुआ था। हाल बता वो ग्लोरिया के बारे में जरूर सोचने लगा था। शायद उसे ग्लोरिया से मोहब्बत हो गई थी, मगर वो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था जिससे देवताओं का पूरा खानदान उसका दुश्मन हो जाता। सलीना और थीसिस पहले ही उसे नापसंद करते थे और वो इन्हें किसी बात का अपनी जानिब से मौका नहीं देना चाहता था। वो चलते चलते शाम के वक्त महल से बाहर निकल आया जहां पर छोटे बड़े चश्मे थे कि अचानक एक बड़े चश्मे के पास
पड़े एक बड़े पत्थर पर उसे ग्लोरिया बैठी नजर आई। ग्लोरिया की पुश्त उसकी जानिब थी, इसलिए ग्लोरिया उसे देख ना पाई। मार्गस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और इर्द गिर्द किसी को ना पाके उसके साथ पत्थर पर बैठ गया। ग्लोरिया उसकी आमद से बेखबर थी, मगर वो बदस्तूर नजर झुकाए बहने वाले पानी को देखे जा रही थी। क्या मैं गलत वक्त पर आया हूं? मार्गस ने एक कंकड़ पानी में उछालते हुए कहा, मगर ग्लोरिया ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। क्या मुझसे नाराज हो? मार्गस ने कहा तो उसने सर उठा के एक नजर मार्गस को देखा और फिर सर झुका लिया। नहीं, वो बोली। तो फिर उस दिन के बाद मेरा हाल पूछने क्यों नहीं आई? मार्गस ने सवालिया अंदाज में कहा। क्योंकि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जो आपकी तकलीफ का सबब बने, ग्लोरिया ने धीरे से कहा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मार्गस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं इंसान? ग्लोरिया कहते कहते रुक गई तो मार्गस के होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुमने ठीक कहा, तुम वाकई बिल्कुल इंसानों जैसी हो, और बाकी देवता भी बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं। सिर्फ ताकत का ही फर्क है, और मैं इस फर्क को ज्यादा अहमियत नहीं देता, मार्गस ने लापरवाही से कहा। अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपसे ताकतवर है उससे उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, और यही इस कायनात का असूल है, ग्लोरिया ने तेज लहजे में कहा। मगर इस कायनात का एक और भी असूल है, वो ये कि अपने हक के लिए किसी से भी टकरा जाओ, मार्गस ने संजीदगी से कहा। मैं आपका हक कब से हो गई? ग्लोरिया ने जल्दबाजी में कह दिया, और फिर अपनी अल्फाज की अहमियत का अंदाजा होते ही वो तेजी से उठकर खड़ी हुई और जाने लगी, और मार्गस ने एकदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और उसके सामने आन खड़ा हुआ। यानी तुम्हें भी इस बात का इल्म है कि मैं तुम्हें अपना हक समझता हूं? मार्गस ने कहा, मगर ग्लोरिया खामोश रही। हाँ, यह हकीकत है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। कब से, कैसे, इन सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं, लेकिन जो दिल में है वो बता रहा हूं, मार्गस बोला। आपको अंदाजा है कि आप कितनी संगीन बात सोच रहे हैं? अगर इस बात की किसी को भनक भी लग गई तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस बात का आपको अंदाजा है? ग्लोरिया ने घबरा के कहा। अपने अंजाम के बारे में मुझे अंदाजा नहीं, यकीन है, लेकिन अगर तुम भी मेरे बारे में वो सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो मुझे किसी अंजाम की फिक्र नहीं, मार्गस ने ठोस लहजे में कहा। इससे पहले कि ग्लोरिया कोई जवाब देती, कोई मार्गस पर झपटा और इसे दबोचे फिजा में बुलंद होता चला गया। मार्गस के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। ग्लोरिया ने देखा यूं मार्गस पर झपटने वाला और कोई नहीं, थीसिस है, तो वो भी मार्गस को बचाने के लिए बेइख्तियार उड़ी। थीसिस ने इंतहाई बुलंदी पर पहुंचकर एकदम मार्गस को छोड़ दिया और वो कलाबाजियां खाता हुआ तेजी से जमीन की जानिब बढ़ने लगा। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता किसी ने जमीन से चंद फीट ऊपर ही उसका हाथ थाम लिया। मार्गस ने देखा कि उसका हाथ थामने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। ग्लोरिया उसे हाथ में पकड़े तेजी से महल की जानिब उड़ रही थी। मार्गस ने देखा कि थीसिस तेजी से उनकी जानिब बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार ग्लोरिया से कहीं ज्यादा थी और चंद लम्हों में ही वो उनके करीब पहुंच गया। रुक जाओ ग्लोरिया, थीसिस उनके करीब पहुंच के गुर्राया। आप हट जाएं हमारे रास्ते से, ग्लोरिया जवाबन गुर्राई। तुम जानती हो तुम बगावत कर रही हो, थीसिस गुर्राया। नहीं, मैं कोई बगावत नहीं कर रही, मैं बस इसे बचाना चाहती हूँ, ग्लोरिया ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूं तुम इसे कैसे बचा सकती हो। ये कहकर थीसिस ग्लोरिया पर झपटा और इसके दोनों पर अपने आहनी हाथों में शिकंजे में ले लिए। ग्लोरिया ने जोर लगा के उसकी गिरफ्त में से खुद को छुड़वाना चाहा, मगर नाकाम रही। इसी कश्मकश में उसके हाथ से मार्गस का हाथ छूट गया और वो तेजी से जमीन पर गिरने लगा। ये देखकर ग्लोरिया ने आखिर अपनी पूरी ताकत से खुद को थीसिस की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मार्गस अब जमीन पर गिरने के करीब था। ये देखकर ग्लोरिया के हलक से तेज चीख निकल गई, मगर ये उसकी आखिरी चीख साबित हुई, क्योंकि उसके सर पर थीसिस का भारी भरकम हाथ पड़ा था, जिसने उसे होश की दुनिया से बेगाना कर दिया। ग्लोरिया की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे के पलंग पर पाया। वो घबरा के उठ बैठी। उसने देखा कि उसके साथ ही उसकी माँ भी बैठी थी, जबकि उसके पीछे थीसिस खड़ा था। तो तुम्हें होश आ ही गया, सलीना ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, मगर वो मार्गस मर गया है, और तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब इसका नाम भी मत लो, सलीना ने गुस्से से कहा। मगर उसका कसूर क्या था? ग्लोरिया ने चिल्ला के कहा। चिल्लाओ मत, उसका कसूर यह था कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, सलीना ने कहा। मगर मैं तो नहीं करती थी, फिर उसे मारने से आपको क्या मिला? ग्लोरिया ने बदस्तूर चिल्ला के कहा। अच्छा है कि तुम उसे नहीं चाहती थी, वरना तुम जिंदा ना होती और ज़्यूस के कहर का निशाना बन जाती, जैसे मार्गस की नाफरमान मां बनी थी, सलीना ने कहा, और उठ के बाहर चली गई। थीसिस भी उसके पीछे बाहर निकल गया
और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जबकि ग्लोरिया के गाल पर बेख्तियार आंसू गिरने लगे। मार्गस को होश इस वक्त आया जब वो गिरते गिरते जमीन के करीब पहुंच गया। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर दूसरी लम्हे उसे लगा जैसे वो किसी पानी में गिरा हो और अब उसकी गहराई में जा रहा हो। उसे बेख्तियार सांस रोक ली। चंद लम्हों के बाद उसका जिस्म खुद ब खुद पानी की सतह पर आ गया। उसने देखा कि वो खुशकिस्मती से पानी के एक चश्मे में गिरा था। वो तैरता हुआ किनारे पर आया और बाहर निकल के किनारे पर लेट गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा और ग्लोरिया के बारे में सोचने लगा। उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि ग्लोरिया इसकी वजह से इस मुसीबत का शिकार हुई है। वो इस तमाम मुसीबत से निकलने के लिए कोई हल सोचने लगा। फिर अचानक उसने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया और एक अज़म के साथ उठकर खड़ा हुआ। रात हो चुकी थी, लेकिन वो अंदाजे पर ही महल की सिमत में बढ़ने लगा। ज़ियुस, किसी ने चिल्ला के महल के सामने कहा, तो सब सिपाही मारे खौफ के कांप उठे, क्योंकि आज तक किसी ने इतने तौहीन आमेज अंदाज में ज़ियुस को नहीं पुकारा था। सब सिपाही महल से बाहर खुले मैदान में निकले तो उन्होंने देखा कि पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्गस था। सिपाहियों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया, इससे पहले वो इसे पकड़ते। रुक जाओ, किसी ने कड़कती आवाज में कहा। तो सिपाही रुक गए। ज़ियुस ने महल से बाहर आते हुए कहा, और उसके साथ सायरस, थीसिस और सलीना भी थी। बोलो लड़के, क्या वजह कि तुमने हमें इस अंदाज में पुकारा है? तुम जानते हो कि इसका क्या अंजाम हो सकता है? ज़ियुस ने नागवारी से कहा। अंजाम? अंजाम? मैं तंग आ गया हूं ये सब सुन सुनकर। आखिर मुझे आप समझते क्या हैं? क्या इंसानों की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं? मार्गस ने कहा तो थीसिस गुस्से से आगे बढ़ने लगा, मगर ज़ियुस हाथ के इशारे से रोकने का कहा। अहमियत है जितनी तुम्हारे नजदीक किसी कीड़े मकोड़े की होती है, ज़ियुस ने हकारत से कहा। ठीक कहा आपने। आपकी ऐसी सोच की वजह से सलीना और थीसिस ने मुझे मारने की कोशिश की, मार्गस ने तहम्मुल से कहा। हाँ, उन्होंने बताया था कि तुम ग्लोरिया में दिलचस्पी लेने लगे थे, इसलिए उन्होंने इंतहाई कदम उठाया, ज़ियुस बोला। यह सच है, मैं वाकई ग्लोरिया से मोहब्बत करता हूं, मार्गस ने जल्दी से कहा। ये जाने बिना कि वो तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं रखती? ज़ियुस के जवाब देने से पहले ही सलीना ने तेज लहजे में कहा, तो ज़ियुस ने उसे गुस्से से देखा। ग्लोरिया को अभी और इसी वक्त यहां पर बुलाया जाए, ज़ियुस ने कहा। तो थोड़ी देर बाद ग्लोरिया ऐसा ऐसा चलती हुई बाहर आई। वो इंतहाई लागर अंदाज में नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें शायद मुसलसल रोने की वजह से बुझी बुझी नजर आ रही थी। उसने मार्गस को देखा तो उसका चेहरा बेख्तियार खिल उठा, मगर दूसरे ही लम्हे उनमें मायूसी छा गई। ग्लोरिया, क्या तुम भी इसके जुर्म में शरीक हो? ज़ियुस ने गुर्रा के पूछा, मगर ग्लोरिया का सर झुका के खामोश खड़ी रही। इसकी खामोशी इंकार की अलामत है। इसका मतलब यह हुआ कि जुर्म सिर्फ तुमसे सरजद हुआ है, ज़ियुस ने मार्गस को घूरते हुए कहा। पहली बात, मोहब्बत जुर्म नहीं। दूसरी बात, हमारी दुनिया में खामोशी को इकरार तस्लीम किया जाता है, इंकार नहीं, मार्गस ने तंजिया अंदाज में कहा। मगर ये तुम्हारी दुनिया नहीं, ज़ियुस ने कहा। जानता हूं, मगर यह मसला एक इंसान और देवता जात के दरमियान है, इसलिए आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मेरी नजर में इसका एक हल है आपके पास। कौन सा हल? ज़ियुस ने कदरे हैरान होकर कहा। देवताओं के बारे में मशहूर है कि अगर कोई इंसान उन्हें अपनी ताकत के बलबूते पर हरा दे तो वो इसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करते हैं, चाहे इसे पूरा करने के लिए देवता को अपनी जान भी देनी पड़े, मार्गस ने मुस्कुरा के कहा। हाँ, जानता हूं इस बारे में, मगर क्या तुमने देवताओं को इतना कमजोर और कमतर समझा है कि तुम इन्हें हरा दो? ज़ियुस ने हैरानगी से कहा। नहीं, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है, मगर बाज दफा किसी मंजिल को पाने के लिए यह भी करना पड़ता है, मार्गस ने ग्लोरिया की जानिब देखते हुए कहा, जो गुमसुम सर झुकाए इनकी बहस सुनी जा रही थी। तो तुम किससे लड़ना चाहोगे? ज़ियुस ने सवालिया अंदाज में कहा। आपकी मैं दिल से इज्जत करता हूं और सायस ने मेरी जान बचाई है। रहा सलीना का सवाल, तो ये मुझसे जितनी भी ताकतवर हो, बहरहाल एक औरत जात है और औरत जात से लड़ना मेरी तौहीन है, मार्गस ने कहा। तो सलीना गुस्से से बल खा के रह गई। उसका बस चलता तो मार्गस के टुकड़े करके फिजा में बिखेर देती। तो तुम थीसिस से लड़ना चाहते हो, ये जानने के बावजूद कि ये तुम पर जरा भी रहम नहीं खाएगा? ज़ियुस ने कहा। हाँ, वो इसलिए कि इससे मैंने अपने एक दोस्त की मौत का बदला भी लेना है, और ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगा, मार्गस ने ठोस लहजे में कहा। तो ज़ियुस ने थीसिस को इशारा किया तो थीसिस चलता हुआ मार्गस के सामने आन खड़ा हुआ। उनके दरमियान अब सिर्फ 10 फीट का बमुश्किल फासला था। थीसिस इसके वजूद से काफी भारी भरकम और ताकतवर था। हकीकत में इनके मुकाबले का कोई जोड़ ही नहीं था। थीसिस ने ज़ियुस की जानिब देखा और ज़ियुस ने सर हिलाया। थीसिस तेजी से के साथ मार्गस पर झपटा, मगर मार्गस उसके हमले के लिए पहले ही तैयार था।
वो एकदम बैठ गया और थीसिस का उड़ता हुआ हमला नाकाम हो गया, लेकिन वो फौरन दोबारा किसी उकाब की तरह पलटा और मार्गस पर हमलावर हो गया। मार्गस ने साइड पर होना चाहा, मगर थीसिस ने उसे कंधे से पकड़ लिया और फिजा में बुलंद हुआ। अभी वो चंदी फीट ऊपर गया था कि मार्गस ने जोरदार झटके से अपना कंधा छुड़वाया और जमीन पर आन गिरा। अभी सब ये खूनी लड़ाई देखने में मसरूफ थे। सबको ही थीसिस की जीत का यकीन था। ग्लोरिया दम साधे फटी फटी आंखों से ये लड़ाई देख रही थी। मार्गस को अपनी गिरफ्त से निकलते देखकर थीसिस को और गुस्सा आया। वो एक बार फिर मार्गस पर झपटा और उसे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उड़ा और चंद फीट के फासले पर आके इसे खुद ही छोड़ दिया। मार्गस एक बार फिर जमीन पर गिरा। इस बार उसे काफी शदीद चोटें लगी। सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि थीसिस जानबूझकर लड़ाई को तूल दे रहा है ताकि मार्गस को तड़पा तड़पा के मार सके। मार्गस ने हिम्मत की और एक बार फिर उठकर खड़ा हुआ, मगर इस बार वो उठा ही था कि थीसिस ने उसे पर मारा तो वो उड़ता हुआ एक जानिब गिरा। इस बार उसका सर जोर से जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसके कदम लुढ़खुड़ा रहे थे। थीसिस उससे 20 फीट के दूर फिजा में मौलिक खड़ा था। उठो लड़के, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। मैंने कहा था ना, इंसानों की औकात एक कीड़े से ज्यादा नहीं होती। थीसिस ने हंस के कहा। तुम गलत कह रहे हो। इंसान इस पूरी कायनात में सबसे अफजल है, अफजल था और अफजल रहेगा। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुम जैसों के लिए एक अक्लमंद इंसान ने कहा था, किसी वजूद ही की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मार्गस ने पागलों की तरह कहकहा लगा के कहा। मैं समझा नहीं, थीसिस ने हैरत से कहा। कैसे समझोगे बेवकूफ, तुम इंसान थोड़ी हो, मार्गस ने हंस के कहा। इससे पहले कि थीसिस कुछ समझता, मार्गस ने एक पत्थर के पीछे से टायरस की कमान निकाली और एक लम्हे के हजारों हिस्से में निशाना लेकर तीर चला दिया। तीर सीधा थीसिस की दाएं पर में लगा और वो किलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिरा। इससे पहले कि वो सीधा होता, मार्गस ने एक तीर हाथ में लिया और थीसिस की पीठ पर सवार होकर तीर उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर तुम जरा भी हिले तो ये तीर तुम्हारी गर्दन के पार हो जाएगा, मार्गस ने गुर्रा के कहा। तो थीसिस साकिन हो गया। मार्गस आहिस्ता से उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ और तीर फेंक दिया। नहीं, मैं और नहीं लड़ सकता। अगर हम में से किसी एक के मरने पर लड़ाई खत्म होती है तो मुझे मार दिया जाए, क्योंकि मैं यूं किसी का कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी को खोने का क्या दुख होता है, मार्गस ने जज्बाती अंदाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और सब गुमसुम खड़े उसे देखे जा रहे थे। थीसिस भी उसे हैरानगी से देखे जा रहा था। तुम ये लड़ाई जीत चुके हो, ज़्यूस ने तवील सांस लेकर कहा। तो सलीना का चेहरा लटक गया, जबकि ग्लोरिया के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बोलो, क्या मांगते हो, ज़्यूस ने कहा। तो ग्लोरिया की खुशी दो चंद हो गई। मैं ये चाहता हूं कि यहां मौजूद तमाम इंसानों को अपनी दुनिया में वापस भेजा जाए और आइंदा कभी भी कोई देवता किसी इंसान का शिकार ना करे, मार्गस ने कहा। तो ग्लोरिया हमारे हैरत के उसे देखने लगी। सिर्फ वही नहीं, सबके चेहरों पर हैरानगी छा गई। चंद लम्हे के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। क्या तुम वाकई यही चाहते हो, जबकि मेरे ख्याल में कुछ और मांगना चाहिए, ज़्यूस ने ग्लोरिया की जानिब देख के कहा, जो फटी फटी निगाहों से मार्गस को देखे जा रही थी। नहीं, मेरी बस यही ख्वाहिश है, मार्गस ने ग्लोरिया से नजरें चुराते हुए कहा। तो ज़्यूस ने कुछ सोच के सर हिला दिया। तुम इंसान वाकई हम देवताओं से कहीं ज्यादा अफजल हो, और ये तुमने अपने दिल की कुर्बानी देकर इंसानियत को बचाकर साबित कर दिया, ज़्यूस ने कहा। और फिर तमाम इंसानों को रिहा करके दुनिया में लौटाने का हुक्म दिया। इन इंसानों के साथ मार्गस को भी जमीन पर लौटा दिया गया। मार्गस को जैसे न्यूयॉर्क में उतारा गया, वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और गिरफ्तारी दे दी। जेल के तबाह होने के बाद उसे खतरनाक फरार मुजरिम करार दिया गया और उसे ही जेल गिराने का जिम्मेदार करार देके 3 दिन के अंदर अंदर उसे मौत की सजा सुना देने का फैसला हुआ, जबकि उसे इंजेक्शन लगा के हमेशा के लिए सुला देना था। रात का पिछला पहर था। मार्गस अपने शेल की दीवार से टेक लगाए ग्लोरिया के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे मरने की फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो इस बात की थी कि न जाने ग्लोरिया इससे मोहब्बत करती भी थी या नहीं, और पता नहीं वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक शेल का दरवाजा खुला। शायद मरने का वक्त हो गया है, मार्गस ने सोचा, मगर जब उसने सर उठा के देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं, ग्लोरिया थी। ग्लोरिया, तुम? और यहां? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? मार्गस ने हैरानगी से उठते हुए कहा। नहीं, यह हकीकत है, ग्लोरिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये एक ही तरीका था जिससे देवताओं के दिल से इंसानों की नफरत कम की जाती। अगर मैं तुम्हें मांग लेता तो ये नफरत और बढ़ जाती, मार्गस ने सर झुका के कहा। मैं जानती हूं, और ज़्यूस भी इस बात से बहुत खुश हैं।
इसलिए वो खुद तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ग्लोरिया ने मुस्कुरा के कहा। कहाँ है वो? मार्गस ने हैरानगी से कहा। वो बाहर पहरे पर मौजूद सिपाहियों को थोड़ी देर के लिए सुला रहे हैं और मुझे कहा कि तुम्हें लेकर देवता नगरी पहुंचो, ग्लोरिया ने कहा और मार्गस का हाथ पकड़ के बाहर निकलने लगी। तो मार्गस रुक गया तो ग्लोरिया उसे हैरानगी से देखने लगी। पहले मेरी बात का एक जवाब दो। कौन सी बात का? ग्लोरिया ने हैरानगी से कहा। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? मार्गस ने उसका हाथ दोनों हाथों से थाम कर कहा। इसका जवाब रास्ते में दूंगी, ग्लोरिया ने मुस्कुरा के कहा। तो मार्गस के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई और फिर ग्लोरिया मार्गस को लिए बाहर आई, उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन से ऊपर को उठी और हवा में उड़ने लगी। खत्म शुद्ध।